कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। एक गांव में रतनलाल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके घर में रतनलाल, उसकी पत्नी और एक बेटा था। रतनलाल था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन वो झूठ बहुत बोलता था। लेकिन उसका बेटा सौरभ अच्छे स्वभाव का था और हमेशा सच बोलना उसकी आदत थी। रतनलाल ने गांव के एक सेठ से कुछ कर्ज लिया था, लेकिन उसकी खेती बर्बाद होने के कारण वो उसका कर्ज नहीं चुका पाया था। एक दिन वो सेठ रतनलाल के घर पर कर्ज मांगने आता है। रतनलाल, ओ रतनलाल। उसकी आवाज सुनकर अंदर बैठा रतनलाल अपने बेटे से बोलता है, बेटा, बाहर जाकर तुम सेठ से बोल दो कि पिताजी घर पर नहीं है, वे किसी काम से दूसरे गांव गए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा पिताजी, अभी बाहर जाकर उस सेठ को बोलता हूँ कि पिताजी घर पर ही है। बेटा अंदर से बाहर आता है और सेठ जी को प्रणाम करता है और कहता है, आइए सेठ जी, बाहर क्यों खड़े हैं आप, पिताजी घर पर ही हैं। सेठ सौरभ के व्यवहार से मन ही मन प्रसन्न हुआ और अंदर आकर बैठ गया। कहो रतनलाल, कैसे हो, घर में सब ठीक तो है ना? जी सेठ जी, सब अच्छा ही है, पर रतनलाल कुछ कहता इससे पहले ही सेठ जी ने रतनलाल की बात काटते हुए कहा, मुझे पता है रतनलाल, तुम्हारी खेती खराब हो गई है, इसीलिए तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए हो। मैं तो बस ये पूछने आया था कि घर में सब ठीक तो है ना, और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बिना झिझक के मेरे से सहायता के लिए बोल सकते हो। रतनलाल आश्चर्य से देखते हुए कहता है, जी सेठ जी, सब आपकी ही कृपा है। मैं तो तुम्हारे बेटे के व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। और सेठ जी उठकर वापस चले जाते हैं। सौरभ अपने पिता के पास जाके कहता है, देखा पिताजी, मेरे सच बोलने की ताकत, सेठ जी ने आपकी और सहायता करने की बात कही है। रतनलाल गुस्से में बोलता है, सच में कोई ताकत नहीं होती, ये तो उसे पता था कि मेरी खेती खराब हो गई, नहीं तो ये कौन सा मेरी सहायता करता। सौरभ अपने पिता की बात सुनकर उदास हो जाता है। ऐसे काफी दिन निकल गए। एक दिन गर्मियों के मौसम में रतनलाल अपने खेत पर जा रहा था। चलते चलते उसे एक पोटली मिलती है। वो उसे उठाकर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही महंगा हार था। रतनलाल खुश होते हुए बोला, इतना महंगा हार, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजारूंगा। रतनलाल उस हार को लेकर वापस घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या खरीद कर लाया हूँ। रतनलाल की पत्नी बोली, क्या लाए हो? रतनलाल पोटली निकाल कर दिखाता है। रतनलाल की पत्नी उस हार को देखकर खुश हो जाती है। सौरभ भी वहीं खड़ा था। उसने उस हार को देखकर पहचान लिया कि ये उसके पिताजी को कहीं मिला है या फिर चोरी करके लाए हैं। वो अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी, इतना महंगा हार आप कहाँ से लेकर आए हैं? आप झूठ बोल रहे हैं कि आप खरीद कर लाए हैं। रतनलाल कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खरीद कर लाया हूँ मैं अपनी मेहनत के पैसों से, समझे तुम? सौरभ अपने पिताजी की बात सुनकर चुप हो जाता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। कुछ दिनों के बाद गांव में राजा के सैनिक मुनादी करने आते हैं, रानी का एक बहुमूल्य हार खो गया है, अगर किसी को मिला है तो वो तुरंत लौटा दे, लौटाने वाले को राजा इनाम देंगे, और किसी ने झूठ बोला तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। सैनिकों की बात सुनकर सौरभ समझ गया कि वो हार रानी का ही है। अब की बार उसने तय कर लिया, वो राजा को सब सच सच बता देगा। राजा का दरबार लगा हुआ था और सौरभ भी वहीं पहुंच जाता है। सौरभ दरबार में राजा को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, आपकी रानी का हार पिताजी को कहीं मिला था, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने उस हार को अपने पास ही रख लिया, ये बोल के कि वो उसको खरीद कर लाए हैं। सौरभ की बात सुनकर राजा खुश हो जाता है और रतनलाल को दरबार में बुलाकर लाने के लिए सैनिकों को भेजता है, और वे सैनिक रतनलाल को दरबार में ले आते हैं। अब राजा कहता है, रतनलाल, तुमने हार के बारे में झूठ बोला था, इसीलिए तुम्हें मैं मृत्यु दंड दे सकता था, लेकिन सौरभ की सच बोलने की आदत से प्रभावित होकर मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका और देता हूँ।
और सौरभ को मैं अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। अपने बेटे को मंत्री के पद पर देखकर रतनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। आलसपुर गांव में शिव कुमार रहता है और उसके साथ एक बौना भी रहता है जिसका नाम भुल्लू है। शिव कुमार व्यापारियों के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर अपना गुजारा करता है। शिव कुमार और भुल्लू सिर पर घास का गट्ठर लिए उसे बेचने बाजार जा रहे हैं। तभी भुल्लू की नजर एक गधे पर पड़ती है जो वहाँ आराम से मटर गश्ती कर रहा होता है। मालिक, मैं सोच रहा हूँ कि हम ऐसे सिर पर कब तक घास धोते रहेंगे, क्यों ना हम एक गधा ले आए। चुप कर बौने, तू खुद इतना सा है और जुबान देख तेरी कितनी चलती है, बड़ी बड़ी बातें करता है। जानता भी है कि गधा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। मालिक, आप तो बेवजह ही गुस्सा कर रहे हैं। वो देखो सामने गधा घूम रहा है, क्यों ना हम उसको ही घर ले चले। अगर उसका मालिक आ गया तो? गधे की खुशी देखकर तो लगता है कि शायद इसका कोई मालिक नहीं है। फिर क्या था, शिव कुमार और भुल्लू ने उस गधे को पकड़कर अपनी घास का गट्ठर उस पे लाद दिया और बाजार पहुंच गए। गधे के कारण दोनों को बहुत आराम मिला और अब वो दोनों प्रतिदिन गधे से ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगे। शिव कुमार के घर में आकर गधा बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन वह अपने मन में सोचता है, ये दोनों लोग मेरा खूब फायदा उठा रहे हैं। ये मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते और दिन भर मुझसे खूब सारा काम करवाते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी शिव कुमार और भुल्लू आ जाते हैं। वह गधे को लेकर फिर से खेत पर पहुंचते हैं और घास के गट्ठर गधे पर लाद देते हैं। आज इस गधे को क्या हुआ है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? चल गधे, आगे चल, हमें जल्दी पहुंचना है, आज बहुत काम है। गधा आगे पैर बढ़ाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। सारी घास खेत में ही बिखर जाती है। राम सिंह को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वह एक डंडी लेकर गधे को खूब पीटता है। जितना पीटना है पीट ले, लेकिन मैं भी तुझे अब ऐसे ही परेशान करूंगा। अगले दिन शिव कुमार गधे पर नमक लादता है और वह उसे शहर के व्यापारी राम सिंह के यहाँ पहुँचाने चल देता है। आलसपुर गांव से शहर के रास्ते में एक नदी पड़ती है जिसको पार करके जाना होता है। मालिक, क्या ये गधा इतना वजन शहर तक ले जा पाएगा? अरे ये गधा है, इसको कुछ नहीं पता चलता कि वजन क्या होता है, इसीलिए तो इन्हें गधा कहते हैं। हाँ मालिक, बात तो सही कह रहे हो। अब तू कल का ही देख ले, मैंने कितना पीटा इसे, लेकिन ये आज भी चुपचाप आ गया। गधा भी चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है। दोनों गधे को लेकर नदी की ओर चलते हैं। गधा नदी में घुसने से मना करने लगता है। मालिक, मैं तो खुद इतना छोटा हूँ, मैं तो नदी में ही डूब जाऊंगा। मैं नदी कैसे पार करूँ? अरे बौने, फिक्र क्यों करता है, तू भी बैठ जा गधे की पीठ पर। ये तो गधा है, इसको वजन का कुछ पता नहीं चलता है। भुल्लू भी गधे के पीठ पर बैठ जाता है और गधा नदी में नहीं घुसता। भुल्लू गधे के कान पकड़कर मरोड़ने लगता है और शिव कुमार गधे को डंडी से पीटने लगता है। आखिरकार गधा नदी में चला जाता है। बीच नदी में आकर गधा फिर से खड़ा हो जाता है और शिव कुमार फिर से उसे पीटता है, लेकिन इस बार गधा नदी में ही लौट गया और सारा नमक पानी में भीगकर खराब हो गया। भुल्लू को भी जैसे तैसे बचाया गया। राम सिंह भाई, तुमसे हमारा घर जैसा संबंध है, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये गधा बहुत बिगड़ा हुआ है, तुम इसे आज ही भिजवा दो। मेरे पास एक उपाय है। राम सिंह शिव कुमार को एक उपाय बताता है और शिव कुमार ऐसा ही करता है। शिव कुमार ने एक बड़ा सा लट्ठा लेकर गधे की पीठ पर बांध दिया और उसमें एक गाजर लटका दी। जैसे जैसे गधा गाजर लेने के लिए आगे बढ़ता, गाजर भी आगे बढ़ती और इस लालच में गधा खूब मेहनत करने लगा। राम सिंह का उपाय काम कर गया। भूत या दामाद। शामपुर गांव में आज चारों तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ है, और हो भी क्यों ना, आज गांव में चिंकी की शादी जो थी, सब गांव वाले मिलकर उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। अरे चिंकी के बापू, जरा पूछो तो बारात निकली के नहीं? हाँ हाँ, अभी पूछते हैं फोन करके। चिंकी की सहेली
चिंकी को तैयार करते हुए। आय हाय, जरा देखो तो सही, कैसे शर्मा रही दुल्हनिया। थोड़ा सब्र कर लो, आते ही होंगे जीजा जी। काहे परेशान कर रही हो, जाओ यहाँ से। सब लोग शादी की तैयारियों में और खुशी के गीत गाने में लगे हुए हैं। चिंकी के पिताजी ने दूल्हे के घर फोन करके पूछा तो पता चला बारात उनके वहां से निकल गई है। अरे सुनो सब लोग, बारात निकल गई है उधर से। सब लोग तैयार हो जाओ बारात के स्वागत के लिए। अरे ओ चिंकी की मम्मी, देखो बारात आ गई। जल्दी आरती की थाली लेकर आओ दामाद जी के स्वागत के लिए। हाँ हाँ, अभी लाई जी। दुल्हन वाले बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। दूल्हे का चेहरा फूलों वाले सेहरे से ढका हुआ है। अरे जीजा जी, आपने भी दुल्हन की तरह चेहरा ढक रखा है। चेहरा देख के कहीं सब लोग बेहोश ना हो जाओ। अरे दामाद जी, आप तो बहुत मजाक करते हैं। आइए आइए, अंदर पधारिए। सारे बाराती अंदर जाते हैं। सब बारातियों को मिठाई खिलाई जाती है। लीजिए दामाद जी, आप भी मिठाई खाइए, स्पेशल आपके लिए बनवाई है। मुझे मिठाई नहीं, मिठाई वाले को खाना पसंद है। क्या दामाद जी, आप भी बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। दूल्हा दुल्हन को मंडप में बुलाइए। हाँ हाँ, अभी लेकर आ रहे हैं दुल्हन को पंडित जी। दुल्हन शर्माते हुए मंडप में आती है। दुल्हन का चेहरा लाल चुन्नी से ढका हुआ था। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाइए। हड्डियों की माला नहीं है क्या? आप कहें तो लोगों की उंगलियां काट कर माला बना दे जीजा जी। हाँ, वो भी चलेगी। चिंकी के बापू, आपके दामाद जी तो बहुत ही मजाकिया हैं सच में। चलिए दूल्हा दुल्हन अब फेरे लीजिए। उड़कर फेरे ले सकते हैं। अरे बेटा, उड़कर फेरे कोई इंसान ले सकता है क्या? दूल्हा अचानक हवा में उड़ते हुए, पर मैं तो ले सकता हूं ना। आओ मेरी दुल्हन, मैं तुम्हें भी हवा में उठा लेता हूं। बापू बचाओ! अरे चिंकी के बापू, आपका दामाद तो भूतिया निकला। सारे गांव वाले भूतिया दामाद को देखकर डर जाते हैं। अरे चिंकी के पापा, ये हमारे दामाद जी को क्या हुआ? मुझे कैसे पता? ये भूतिया कैसे हो गए? अरे सब लोग डर क्यों रहे हैं? मैं आपका प्यारा दामाद जी हूँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सुनिए, मैं हूँ दूल्हा, ये तो कोई भूत है। अरे आप असली दामाद जी, तो ये कौन है? अरे पिताजी, ये तो भूतिया दामाद है। हम जब रास्ते से बारात लेकर आ रहे थे तब इसने मुझे वहीं बेहोश कर दिया और खुद यहाँ मेरी जगह शादी करने आ गया। मुझे इस अघोरी बाबा ने बचा लिया और मैं इन्हें यहाँ ले आया। ओम ब्रीम क्रीम स्वाहा। बता तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? मेरा नाम हरि है। 5 साल पहले मेरी भी शादी इसी गांव की लड़की से होने वाली थी, पर उसी दिन मेरी दुल्हन किसी और के साथ भाग गई और मैंने तालाब में डूबकर अपनी जान दे दी। तब से मैं भूतिया दामाद बनकर हर दुल्हन के साथ शादी कर लेता हूँ और आज भी इसके साथ मैं शादी करूंगा। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर ये सब मैं तुझे नहीं करने दूंगा। मेरे हाथ में ये पवित्र जल है, इससे तुझे मुक्ति मिल जाएगी। अघोरी बाबा भूतिया दूल्हे पर जल छिड़कते हैं और उसे मुक्ति मिलने लगती है। जाते जाते वो बोलता है, वैसे मैं आपका भूतिया दामाद तो बन ही गया था ससुर जी, हूं ना मैं मजाकिया। बापू, अपने इस दामाद जी को भी अच्छे से देख लीजिए, कहीं ये भी भूतिया ना हो। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।